हमारा जो सिलेबस होगा उसमें दो चैप्टर जो ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस रखते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। नंबर वन वुड बी पार्टनरशिप। बोलिए जरा, क्या है नंबर वन? पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे। सेकंड होगा कंपनी अकाउंट्स। रिपीट दिस वर्ड। राइट। अच्छा, मैं तुम लोगों से वापस रिपीट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एक बार पढ़ाने के बाद में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप मुझे रिस्पांस देंगे ना बेटा, तो ये हम सब लोगों के लिए बेटर रहेगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का नाम कौन सा दिया आपको? सेकंड वाज। थर्ड हमारा चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग एनपीओ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अच्छा, एक चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा है? इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? फिर होगा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड नेक्स्ट होगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिलेबस खत्म हो गया आप लोगों का, ये हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है बेटा वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट चैप्टर विल बी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरीके से पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको किस तरीके से बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। द सेकंड चैप्टर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। आप पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि चैप्टर सिर्फ मैं नाम ही आपको बोल रहा हूं। द थर्ड चैप्टर विल बी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, and the final fifth unit of this chapter will be dissolution of the partnership firm। मतलब एक धंधा जो स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। that will be called dissolution। ये हमारे 5 यूनिट रहेंगे चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप के अंदर। क्या ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई बेटे? अच्छा, एक तो आप कम्युनिकेटिव रहिएगा, है ना, क्योंकि मेरे को ना आपको 12 महीने पढ़ाना है। 12 महीने आप मेरी शक्ल देखोगे और 12 महीने मैं आपकी शक्ल देखूंगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा कम्युनिकेटिव आप रहेंगे मेरे साथ तो मजा आ जाएगा। दूसरा, कंपनी अकाउंट्स का जो चैप्टर मैं आपको बोल रहा था उसमें भी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपनी अलॉन्ग विद इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और आ जाइए, अभी तक तो आपके कोर्स में पार्ट रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का, लेकिन जैसे जैसे सीबीआई एग्जाम जो हमारा जो अपना जो सीबीएसई है वो आगे आके क्या कर देता है बेटे, कुछ कटिंग कर देता है हमारे सिलेबस में। अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं अभी सीबीएसई वाले बच्चों के जो 12th क्लास अपियरिंग थे उनके रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर जो पहले कोर्स का पार्ट था फिर उसे उन्होंने कट कर दिया। तो एक तो मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन टू कंपनी, सेकंड बोला इशू ऑफ शेयर्स अलोंग विद डिबेंचर्स एंड देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके बाद में जो चैप्टर्स मैं आपको बोले एनपीओ वो एक कंप्लीट सेपरेट चैप्टर होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेपरेट चैप्टर होगा, और कॉमन साइज और कंपैरेटिव तो दो दो इनके चैप्टर हैं। तो हम लोग के कोर्स में ये कुछ चैप्टर्स रहेंगे। अब बिकॉज दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा सा आप लोग मेरा नॉलेज चेक कर लीजिए कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, और थोड़ा सा मैं आप लोगों का नॉलेज चेक कर लेता हूं कि कितना आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। बोलिए, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस? यू मे आल्सो आस्क सम क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछिएगा बेटे। ठीक है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं मैं, अलग अलग क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लूंगा, बट डोंट वरी, ये वही क्वेश्चंस होंगे जो आप क्लास 11th में पहले से पढ़े हुए हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सही बोला मैंने? नंबर 1, सेकेंड, थर्ड। चले, व्हाट इज रियल अकाउंट? जो बोलना चाहता है काइंडली रेज योर हैंड। व्हाट इज रियल अकाउंट? This account concerned with assets. Which kind of assets? कोशिश कर, तो नाम भी बोल सकता है। ऑल टाइप ऑफ एसेट्स। सो इसका आपका नाम क्या बेटे? माधव। माधव का बोलना है कि सर ये जो पर्सनल अकाउंट होता है, सॉरी रियल अकाउंट जो होता है वो सब तरह की एसेट से कंसर्न रखता है, सभी तरह की एसेट से। एनी वन ऑफ यू? इसके अलावा व्हाट इज रियल अकाउंट? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गलत होगा तो मैं ठीक करूंगा।
आप गलत बताएंगे तो थोड़ा सा मैं हंसूंगा और बाकी मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है? बोलो क्या होता है रियल अकाउंट? घबराओ मत, मेरे को पता है, थोड़ा बहुत तो पता है। कई बार क्या होता है हमारे को वर्ड्स नहीं मिल पाते, कुछ भी आता है तो कोशिश करो। तुम कोशिश करोगे? करेक्ट, इसने बोला सर जो हमारा रियल अकाउंट होता है ना वो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेशन रखता है। करेक्ट है क्या? आपको लगता है सही बोला इसने? क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष ने बोला सर ये इस तरह से टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से रिलेशन रखता है। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ रियल अकाउंट? हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बार दोबारा बोल सकते हैं हम लोग? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? एनी वन ऑफ यू जस्ट रेज योर हैंड। हाँ बोल। द अकाउंट विच डील्स विद द पर्सन्स, जैसे Ram or Shyam which are included in the transaction. Very good. It means there are some transactions which are including the persons like Ram, Shyam, you and me also. अच्छा, पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप्स के होते होंगे, आपको याद आ रहा हो तो कुछ? ऐसा मत सोचना सर हम लोग 12th क्लास के हैं, आप हमारे को 11th क्लास पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं 11th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंट्स ओनली। इज दैट ओके? पक्का ना बेटे? करेक्ट, क्योंकि रियल पर्सन नॉमिनल तो जब तक आप चार्ट अकाउंटेंट बनेंगे, जब तक आप हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, तब तक इन 3 अकाउंट्स के आगे पीछे अकाउंटेंसी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट? नंबर 1 बोलिए बोलिए। ओके, करेक्ट, बैठो। नंबर 1 इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 3 इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स? बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। बैठो, आराम से बैठो, बैठ के बोलो। वेरी नाइस, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत अच्छी बात है बेटे। व्हाट आर द नॉमिनल अकाउंट्स? बोल दो तो। करेक्ट, मेरे को सुनाई दिया कि ये अकाउंट जो है वो हमारे एक्सपेंस और लॉसेस और इनकम्स और गेन से रिलेशन रखते हैं, तो इन अकाउंट्स को अपन क्या नाम देते हैं? नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना और फिर आंसर देना। A businessman purchased a machinery of ₹1 lakh for cash. Will you give me the entry? Machinery account debited to cash account. करेक्ट एंट्री है बेटा आपकी? अच्छा, क्या मशीनरी एक रियल अकाउंट है? क्या कैश एक रियल अकाउंट है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल बराबर अप्लाई हो रहा है। वेरी वेल। आई सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। I sold goods to Rahul of ₹10,000 on credit. Give me the entry. Rahul account debit to sales. क्या यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? कौन से अकाउंट में? और सेल्स अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट हमारी इनकम को रिकॉर्ड कर रहा है बेटे। वेरी वेल। अभी आपने कहा था कि रियल अकाउंट का फंडामेंटल रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलिए जी, नाउ आई एम आस्किंग द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी of ₹10,000. Give me the entry. आपने क्या एंट्री बोली और फिर से बोलेंगे? लिख देता हूं मैं, ठीक है? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट? सपोज 10,000 का डेप्रिशिएशन मैंने चार्ज कर दिया। अच्छा, ये मशीन ना कौन सा अकाउंट आपने मुझे बोला था? रियल अकाउंट बोला था बेटे। क्या ये वही सेम मशीनरी है जिसे आपने मुझे रियल अकाउंट बताया था? उसी मशीन को मैंने क्रेडिट किया है कि नहीं किया है? बहुत बढ़िया बात है।
यहां पर तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? क्या यहां पर अप्लाई हो रहा है? अरे आप किसी पड़ोस में रहने वाले पर्सन को मशीनरी का एक पार्ट तोड़कर दे रहे हो क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो क्या होगा, आंसर आपको भी पता है और आंसर मुझे ही पता है कि आप मुझे क्या बोलने वाले। अब मुझे ये तो बोलोगे सर वहां तो मैं परचेज कर रहा था, दैट्स व्हाई इट वाज डेबिटिंग बिकॉज इट वाज कमिंग इनटू द बिजनेस। राइट नाउ आई एम क्रेडिटिंग द मशीनरी बिकॉज आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आई नो दिस वेरी वेल। बट मैं तो आपसे काउंटर क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि क्या ये वही मशीन है जिसे आपने रियल अकाउंट का नाम दिया था, और ये वही मशीन है जिसे आपने रियल अकाउंट का नाम देकर इसे आप क्रिएट कर रहे हो, बट इज योर मशीन गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस? करेक्ट, आई अंडरस्टूड। मशीन का डिप्रिसिएशन लगाना मींस द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज रिड्यूसिंग, आई नो इट वेरी वेल, बट मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटे, किसी ने खड़े होकर आपसे पूछ लिया कि आपने मशीन को ये बोलकर डेबिट किया था कि ये डेबिट व्हाट कम्स इन हुई है, आप यहां मशीन को क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैसे कर सकते हो? यहां पर क्या वो फंडामेंटल रूल अप्लाई हो रहा है क्या? जस्ट टेल मी यस और नो। नहीं अप्लाई हो रहा ना? गुड। दूसरा एग्जांपल, ये राहुल नाम का पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? एंट्री पास करो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल, हाउ मच? 10,000, ये मैंने के लिखा है, 10,000 रुपीज। नाउ टेल मी, ये राहुल जो है एक पर्सनल अकाउंट था क्या बेटे? बोलिए प्लीज, क्या ये वही राहुल है जिसे पर्सनल अकाउंट आपने नाम दिया था पिछली बार भी? यहां पर तो डेबिट द रिसीवर हो गया था। अच्छा, राहुल ने मुझे 4,000 रुपीज सपोज कैश दे दिया होता, तो आप क्या एंट्री पास किए होते? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल किए होते ना। तो ऊपर वाले केस में तो डेबिट द रिसीवर एंड नीचे वाले केस में क्रेडिट द गिवर का रूल परफेक्टली अप्लाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लेकिन क्या यहां पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अब आप मुझे इसका रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे इसका? जी बेटे, हाँ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखो क्या है ना, मैं बस आप लोगों को यही कोशिश करूंगा बताने की कि हम लोग दिमाग में ये चीज नहीं लेके बैठेंगे कि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे हैं कि हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं। आप ये समझना कि वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ओनली, whether it is covered in the traditional approach or they are covered in the modern approach। समझ में आई बेटे मेरी बात? क्योंकि अगर आप ऐसे लर्न करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पुराना था और कौन सा नया था। समझ में आई आपको मेरी बात? अब इतना सा बता दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स? आज तो मेरे क्वेश्चंस ही हैं, पढ़ाने का काम तो मैं कल से करूंगा, आज तो केवल क्वेश्चन पूछूंगा। बोलो। एनीथिंग बिजनेस ओन्स, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया बच्चे ने। एनीथिंग बिजनेस ओन्स सही जवाब है। ये मशीनरी आपने बिजनेस की एसेट मानी है क्या बेटे? क्यों? बिकॉज इस मशीन नाम की एसेट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, थिंग के ऊपर बिजनेस की ओनरशिप है कि नहीं है? अच्छा, ये राहुल नाम के पर्सन को भी मैं बिजनेस की बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो एज एन असेट शो करूंगा कि नहीं करूंगा? इट मींस आई ओन राहुल फॉर रुपीज कितना? 10,000। वेरी वेल। व्हाट इज लायबिलिटी? So that we have amount is that has to ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा जवाब, जैसे पिछले वाला जवाब दिया था ना, एनीथिंग विच बिजनेस ओन्स इज योर एसेट। सिंपल सा बोलेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। बोलिए प्लीज, क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। एकदम सीधा साधा आंसर होगा कि नहीं होगा? बिजनेस का कोई भी ऑब्लिगेशन हो वो बिजनेस की क्या होगी? लायबिलिटी होगी। बात समझ में आई बेटा? और अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल? first time invested by the business owner of the business into the business. अब बोलो। First time of the amount which is invested in the business by the businessman. The amount invested by the businessman for running the business is called capital। क्या इसके अलावा कोई दूसरा आंसर मुझे मिल सकता है? The amount remains after deducting liabilities from the assets। तो इन्होंने क्या किया, वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस मैथमेटिक्स को इन्होंने क्या कर दिया, एक सेंटेंस में बोला कि द अमाउंट विच रिमेन्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड योर कैपिटल। कैन आई से that capital is the owner's claim over the assets of the business? एक बार दोबारा बोलूं मैं,
कैपिटल इज द ओनर्स क्लेम ओवर द असेट्स ऑफ द बिजनेस। एक बार आप बोलिए मेरे साथ, कैपिटल इज द ओनर्स क्लेम ओवर द असेट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों बेटे, आपने चाहे बिजनेस 2010 में शुरू क्यों ना किया हो, आपने 1990 में शुरू क्यों ना किया हो, आपने कभी भी बिजनेस क्यों ना शुरू किया हो, पहली बार जो कैपिटल आप लगाओगे वो तो इनिशियल कैपिटल काउंट होगी कि नहीं होगी। लेकिन कभी भी बिजनेस की कैपिटल आइडेंटिफाई करनी हो तो इस बच्चे ने क्या कहा, अच्छा इस बच्चे ने, आप लोगों को पता था कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो चाहे आप मिड ऑफ द ईयर पता करें, चाहे आज 7 अप्रैल 2021 है, किसी भी बिजनेस की कैपिटल आइडेंटिफाई करें, you will go to the balance sheet, you will go to the total of asset, you will deduct the amount of liability from the asset, and the figure you getting is called your capital. So capital is nothing but the owner's claim over the assets of the business. Is that okay everyone? Now हमारी अकाउंटेंसी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है कि नहीं है, जहां पर एक अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और एक अकाउंट को हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। अच्छा जी, असेट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट, और लायबिलिटीज को हम क्या कर देते हैं बेटे, क्रेडिट। बात समझ में आई? तो असेट्स का नेचर अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ असेट, तो आपका आंसर क्या होगा, डेबिट। और आपसे पूछूं कि लायबिलिटीज का नेचर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये हमारे कंप्लीट पार्टनरशिप में काम आएगी। तो आप ये समझ लेना कि सर हमको आपसे क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं, जो भी आपसे पूछा जा रहा है ना, इट इज टोटली रिलेटेड टू आवर कोर्स, आवर सिलेबस। इज दैट ओके एवरीवन? राइट। If the value of asset increases, again let me tell you, assets का नेचर क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। If the value of asset decreases, then will I debit the asset account or credit the asset account? Correct. I will debit. नहीं, I will debit the asset account because the nature of the asset is what? Debit. अगर मुझे इसी asset में increment लाना है तो again I will debit the asset account. But जब मैं आपसे इधर क्या पूछा था, डेप्रिशिएशन, क्या पूछा था बेटे, डेप्रिशिएशन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन? वेरी सिंपल आंसर, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट। तो यहां पर असेट को बाहर आपने उठाकर फेंका कि नहीं फेंका? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो असेट अकाउंट का बैलेंस कितना रुपए डेबिट शो हो रहा था, 1 लाख, आपको उसे रिड्यूस करना है बाय ₹10,000। तो मैं ऐसा इसको कट करके या उस कागज को फाड़ कर वापस से 90,000 लिख दूं क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। व्हाट विल आई हैव टू डू? मेरे को एंट्री पास करनी पड़ेगी कि नहीं पास करनी पड़ेगी? इसीलिए असेट अकाउंट का नेचर जो डेबिट था, अगर मुझे उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है तो व्हाट शुड आई डू बच्चा लोग? आई विल क्रेडिट द असेट अकाउंट। से यस और नो प्लीज? समझ में आई आपको मेरी बात? अच्छा, व्हेन यू सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट, क्या आपका एक राइट ऑन राहुल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? फॉर व्हाट अमाउंट? 10,000। राहुल ने मुझे 4,000 रुपए का पैसा दे दिया। अब आपका जो राइट था वो कितने रुपए पर आके खत्म हुआ? 6,000। आपका एसेट का वैल्यू राहुल नाम का अकाउंट डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? आप एंट्री क्या पास किए थे जब कैश मिला था राहुल से? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। कितना बैलेंस रहा? 6,000। राहुल बोला सॉरी, आई हैव नो मनी, आई एम इंसॉल्वेंट। एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। दैट इज ओके, लॉस आर डेबिटेड। व्हाई आर यू क्रिएटिंग द राहुल अकाउंट? इज इज गिविंग समथिंग टू यू? नो सर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल अप्लाई हुआ? नो सर। लेकिन खोपड़ी में एक दिमाग तो है ना। हमारी बुक्स में राहुल नाम का पर्सन अभी भी एक एसेट 6,000 का या सपोज जितने का भी अमाउंट था वो ऑलरेडी डेबिट होके बैठा था कि नहीं बैठा था? हमें उसे बुक्स में से हटाना है, कंप्लीटली हटाना है। तो जितना डेबिट है उसे क्या कर दूं मैं? क्रेडिट। दैट्स व्हाई व्हाट एंट्री आई पास्ड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल, मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलिए बेटे, बात समझ में आई? पक्का समझ में आया? ओके, माय नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो। आपको इंटरेस्ट आएगा बेटा क्वेश्चन का जवाब देने में, देखना सुनने में भी मजा आएगा और आंसर देने में भी आपको अच्छा लगेगा। क्या लिखा मैंने? depreciation. Depreciation is loss or expense. Raise your hand who are in favor of expense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17। 17 बच्चे जो कहते हैं वो एक्सपेंस कहते हैं। तो मैं मान लूं कि बाकी जो सब है वो इसे लॉस मानते हैं, या फिर आप में से कुछ नो कमेंट वाले बैठे हुए हैं? हमें क्या पता सर, आप बता देना, वो मान लेंगे कल से। हाँ जी, क्या ये एक्सपेंस है? तो एक बार फिर से बच्चे हाथ खड़े करें जो इसे एक्सपेंस मानते हैं। गुड। नाम क्या बेटा आपका? इस पीछे अनिकेत। हाँ अनिकेत बेटा, आपने डेप्रिसिएशन को लॉस नहीं माना, आपने इसे क्या माना? एक्सपेंस। बाय तो यार मेरी एक एसेट थी 1 लाख रुपए की, आज 10,000 का वैल्यू कम होकर वो 90,000 की रह गई, तो ये तो मेरे लिए लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अरे लॉस हो गया कि नहीं हो गया? 1 लाख की एसेट थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास 1 लाख का मोबाइल था 1 साल पहले, मैंने पूछा मोबाइल कितने का है, आपने कहा 1 लाख रुपए का है। 1 साल बाद मैं आपसे पूछूं मोबाइल कितने का है, तो तुम बोल भले ही 1 लाख रुपए दोगे, क्या मैं मानूंगा 1 लाख रुपए का? बोले ना, आप चाहे 1 रुपए कम क्यों ना बोलो, कम करके बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो मैं बोलूंगा अरे अरे लॉस हो गया यार तेरे को, सही बोलूंगा क्या मैं? तो डिप्रेशन लॉस है कि एक्सपेंस? आपने बोला एक्सपेंस है, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस? प्लीज एक बार खड़ा हो बेटे, एक बार खड़ा हो प्लीज। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, मैं ये बात समझ गया हूं कि तेरे को जो आंसर देना था, जो एक्चुअल देना चाहिए था, वो तूने पूरी देने की कोशिश करी है, शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हैं। वेरी वेल बेटे, क्या नाम था आपका? उत्सव, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस? बोल बेटा। हाँ करेक्ट। वेरी गुड। नाम क्या बेटा तेरा? मयंक सोमानी। मयंक तेरा आंसर जो तूने दिया ना बेटा, वो मुझे बहुत पसंद आया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बच्चा था ना, ऐसा कंपैरिजन मत करना, है ना, कि सर आपने उसको अच्छा बता दिया, उसको अच्छा बता दिया, ये साल भर चलेगा मेरे साथ, ध्यान रखना, ठीक है? मेरे लिए तुम सब होशियार हो और सब नालायक को, ध्यान रखना, ठीक है? बराबर का हिसाब है अपने यहाँ पे। उस बच्चे ने क्या कहा सुना आपने? सर हमने जब उस मोबाइल फोन को यूज किया तो आपने उस एसेट को बेनिफिट काम में लिया कि नहीं लिया, तब जाके आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई कि नहीं हुई, तो आपका लॉस कैसे हो सकता है? अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये पेन आप देख रहे हैं बेटा? नहीं, आपको हकीकत बताता हूँ। आज ना मैंने ये वाला पेन है ना एकदम न्यू खरीदा है, लिटरली एकदम न्यू पेन मैंने खरीदा है। ये पेन है मेरे लिए 20 रुपए का। दिस 20 रुपी इज वॉट कॉल्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा मैं इसे? एक बार फिर से बोलते हैं, क्या बोलूंगा मैं इसे? अब पता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? तो ठीक है, मैंने बता दिया कि जो मैंने पैसा क्या किया, पे किया 20 रुपया, क्या हो गया मेरा? एक्सपेंडिचर हो गया। सुनना, मैं आपको आपकी बात बताता हूँ। अभी तो मैं आपको इस वेबकॉम के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, अभी इसके पीछे बोर्ड होता, तो मैं आपको इस मार्कर को बोर्ड पे चलाकर पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? धीरे धीरे इस पेन का जो निब है वो धीरे धीरे घिसता चला जाता, घिसता चला जाता, और एक टाइम ऐसा होता मार्कर बोलता बस अब मैं नहीं चल सकता, मुझे छोड़ दो। ये होता कि नहीं होता? उस दिन मैं मार्कर को जब छोड़ता तो घर जाके ऐसे बोलता, क्या हे भगवान आज तो मुझे लॉस हो गया, रोता चीखता चिल्लाता क्या मैं उस दिन? अरे बोलो। लोग बाग मुझे पागल समझते, बोले कैसा पागल आदमी है, मोबाइल सॉरी मार्कर पेन को पूरा कंज्यूम कर लिया, उसका एकदम चुमर निकाल दिया, फिर बोलता है लॉस हो गया। क्या मेरा लॉस है? ये मेरा क्या हुआ? क्या हुआ? पहले 20 रुपए क्या हुआ था? एक्सपेंडिचर। When I completely utilize the benefit of this pen, that is of ₹20, then now 20 rupee which was earlier expenditure now has become expense. Now has become, अब मैं एक वर्ड बोलता हूं, एक्सपेंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एक्सपायर। क्या बोलते हैं उसे? नाउ डिफाइन अगर मैं करूं एक्सपेंस को तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर आपको सही लगे तो मेरे को बोलना कि हाँ सर ये सही है। Expense is the portion of the expenditure the benefit of which had been derived. दोबारा बोलता हूं,
द एक्सपेंस इज द पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट हैड बीन डिराइव्ड। मेरे साथ रिपीट करोगे आप लोग, बोलिए। द एक्सपेंस is the portion of the expenditure the benefit of which had been derived। आपने नोटिस किया होगा, जो असेट मैंने 1,00,000 रुपए का परचेस किया, क्या ये असेट पूरा एक साल में 100% यूटिलाइज हो जाएगी क्या? मैं अज्यूमिंग कि एसेट 5 साल चल सकती है। इसका मतलब आई एम गोइंग टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ द एसेट फॉर 5 years एवरीबॉडी। इसका मतलब ईच एंड एवरी ईयर यू आर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन 20,000। प्लीज टेल मी, क्या ये 20,000 रुपी कहीं अलग से लेकर आए हो क्या बुक्स में, या ये इसी 1 लाख का 20,000 पार्ट है? पार्ट है ना बेटा? बताओ जरा, मैं इस 1 लाख को एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, और मैं इस 20,000 को एक्सपेंस बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? अब आप मेरे साथ दोबारा बोलिएगा, एक्सपेंस इज द, मजा नहीं आया बिल्कुल भी, फिर से बोलो, एक्सपेंस इज द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच had been derived. Now I am going to charge this 20,000 का depreciation to the debit of profit and loss account. Is that okay? Yes, sir. पक्का? Now what is loss? ठीक इसका उल्टा। What is loss? नया मार्कर लाया था मैं आज, बताया ना आपको मैं नया मार्कर कितने का लेकर आया था? पता नहीं कहाँ चला गया यार, लॉस्ट, चोरी हो गया, या पढ़ाने नया नया बहुत खुश था, जोश में खोला तो ये मार्कर कहीं और ढक्कन मेरे हाथ में रह गया और नीचे गिर गए, 2 टुकड़े हो गए। इज इट एक्सपेंस? इट इज व्हाट? एक्सपेंस का डेफिनेशन में उल्टा और नो वर्ड डाल दो। द लॉस इज द पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच कुड नॉट बी डिराइव्ड। आपकी जेब में से जो पैसा आपने खर्च किया था, उसका जितना बेनिफिट आपने डिराइव कर लिया, वो तो क्या हुआ? एक्सपेंस। जितना बेनिफिट डिराइव नहीं किया, आपका लॉस हो गया कि नहीं हो गया? सेफ और नो? अच्छा, याद हो 11th क्लास में आप डेप्रिसिएशन का कंप्लीट अकाउंट बनाए थे, चैप्टर पढ़े थे, मशीन अकाउंट बनाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, याद आ रहा है? अच्छा, 1 लाख में से आपने 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द असेट नाउ? 80,000 रुपए से आपने फिर से, सपोज आई एम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, आपने फिर से 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। असेट का वैल्यू आफ्टर 2 ईयर 60,000 का रह गया बेटा। You had to sold this asset for rupee say 57,000 रुपए। आपने 57,000 में एसेट को सोल्ड आउट कर दिया। द बैलेंसिंग फिगर आपका एक्सपेंस है कि लॉस है? आप अभी भी कितने रुपए का बेनिफिट डिराइव कर सकते थे, लेकिन आपने कहा ये एसेट अब पुरानी हो गई, मुझे मार्केट के बराबर चलना है, तो मुझे न्यू टेक्नोलॉजी वाली एसेट एक्वायर करनी पड़ेगी। पैसा था नहीं, मैंने इस एसेट को बेचा। मुझे कितने पैसे मिल जाते कि मुझे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता? आपको कितने में बेचने पर पैसा मिला? 57। डिफरेंस अमाउंट लॉस हो गया क्या बेटे? क्यों? क्योंकि 57,000 की तो रिकवरी हो गई, लेकिन 3,000 रुपए का बेनिफिट में जो रिकवर कर सकता था वो रिकवर नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई मेरा क्या हो गया बेटे? लॉस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गया? तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट, कि एक्सपेंस इज द पोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच हैड बीन डिराइव्ड, but the loss is that portion of expenditure the benefit of which could not be derived. Is that okay everyone? Now बच्चा लोग, we are going to start today हमारा 12th क्लास का हम लोग जो है वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने पढ़ाया क्यों, इतना मैंने आपसे बातचीत करी क्यों? इसके पीछे इतना सा रीजन था कि जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बोलकर पार्टनरशिप होता है। एक समस्या जो मैं बच्चों के साथ देखता हूँ बेटे, जो मेरे साथ भी रही थी, कि जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में सारे दिन क्या घूमता है? जब पढ़ते हैं तो केवल डेप्रिसिएशन ही घूमता है। हम जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे तो केवल बीआरबीपी घूमता है ना? और सबसे बड़ी चीज, जब हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जब मोस्ट इजीएस्ट बोलूं या टिपिकल बोलूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को, सच सच बोलो ना, इजी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रेक्टिफिकेशन जब चैप्टर पढ़े थे तो आपने बहुत इजी चैप्टर जब पढ़ा था तो आप सोचते थे कि रेक्टिफिकेशन होगा कैसे, होगा कैसे। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि यार रेक्टिफिकेशन था क्या? अकाउंटेंसी तो थी ना यार, कुछ और पढ़ा था क्या अपन लोगों ने?
तो जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो ऐसा मत सोचना कि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, नहीं, हम एक पार्टनरशिप फॉर्म के जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और रिकॉर्डिंग का मतलब अकाउंटिंग होगा कि नहीं होगा, वहां पर हमें असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करना होगा कि नहीं करना होगा बेटे। सो आर यू रेडी? आपके पास, किसी के पास कोई बुक अवेलेबल है क्या अभी? आपके पास है? डीके गोयल है आपके पास अभी? हाँ बेटा, आपकी स्कूल में डीके गोयल किसको रेकमेंड की गई है? अच्छे से आप खड़े करें। डीके गोयल। और इसके अलावा टीएस ग्रेवाल किसको रेकमेंड हुई है? आपको दोनों हुई है? दोनों पढ़ाएंगे? अच्छा नहीं, मैं रेकमेंडेशन की बात कर रहा हूँ कि स्कूल में, खैर कोई बात नहीं। एट मित्तल कॉमर्स क्लासेस वी शैल प्रेफर डीके गोयल। समझ में आई आपको मेरी बात? अब आपको लगता है कि सर मैंने तो टीएस ग्रेवाल परचेज कर ली है, तो अगर आप किसी फ्रेंड से बुक अरेंज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक सजेशन दूं क्या बेटे, कि जब मैं अपना पढ़ाई करता था ना तो मेरे पास टीएस ग्रेवाल भी थी, एस.ए. शर्मा भी थी, इवन राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स चलती है वो भी मेरे पास थी, डीके गोयल भी थी, और वो मैंने न्यू बुक्स परचेज की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लोग बुक प्रेफर करेंगे वो तो एकदम न्यू पब्लिश्ड मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस अगर चेंज हो गए, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि वी आर सॉल्विंग 19 नंबर इलस्ट्रेशन, तो जो ओल्ड बुक होंगी ना उसमें क्या होगा, वो 19 नंबर इलस्ट्रेशन आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको अड़ोसी पड़ोसी से मैच करना पड़ेगा। सो इट्स माय सजेशन, kindly purchase the new book, because any expenditure made on the books is not an expense, it is an investment. ये आपके इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये बोलना आसान है, जो पैसा खर्च करता है उससे पूछो, बोले कहाँ का एक्सपेंडिचर है, पैसा जरा तो खर्चा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, लिखिए कॉपी में पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप का चैप्टर आप पढ़ेंगे ये हमारे सीए फाउंडेशन में भी कवरेज रखता है, और जो सीए का जो सेकंड स्टेज है इंटर, वहां पर भी ये कवरेज रखता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लें बेटे पार्टनरशिप, और उसमें लिखें फंडामेंटल्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें फंडामेंटल, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, देखिए इधर, आप अपने घर के आसपास जो शॉपकीपर्स दिखते हो, कभी आपने उनकी दुकान पे लिखा हुआ नाम पढ़ा हुआ है क्या बेटा? सोचिए जरा, सोचो, एक सेकंड सोचो कि आज जिन दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं उन दुकानदार की दुकान के ऊपर एक नाम सा लिखा हुआ है। कुछ याद आ रहा है जिनसे अपन यूजुअली सामान खरीदते हैं? किसको याद आया? बताओ क्या नाम, जिसके बारे में आपको याद आ रहा है? क्या? बेकरी का ही नाम ध्यान तेरे को, नालायक, बैठ जाए इधर। और बोलो, फिर से बोलो। जनरल स्टोर्स, ठीक है। आप? रोहित मेडिकल स्टोर, ठीक है। और अच्छा, कभी आपने सुना है एंड सन्स लिखा होता है? जेके जैन सन्स लिखा होता है। कभी आपने एसोसिएशन सुना है? एसोसिएट्स है ना, ए एन बी एसोसिएट्स, ऐसा कभी सुना? ए एन बी तो नहीं होता, कोई नाम ही होता है। बेसिकली ये जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? दे आर बाइंग द गुड्स एंड दे आर सेलिंग द गुड्स। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर बाइंग द गुड्स एंड दे आर सेलिंग द गुड्स। तो इनका ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, थोड़ा सा नॉलेज का इंप्रूवमेंट करते हैं अपन लोग मिलकर। देखो, मैं वो हर कोशिश करूंगा जितना मेरे पास नॉलेज है उसका मैक्सिमम मैं आपको शेयर कर सकूं बेटे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। वी हैव एम्पल टाइम, राइट? बिजनेस में दो तरीके का होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नंबर 1 मैंने क्या बोला? सेकेंड, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बताना कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मारुति सुजुकी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, और अपने जयपुर में एक प्रेम मोटर्स है जो मारुति सुजुकी कारों में डील करता है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, मारुति सुजुकी लिमिटेड मैंने बोला, तो कर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहा है, लेकिन उसके बिजनेस का जो लीगल फॉर्मेशन है वो कंपनी के फॉर्म में हो रखा है क्या बेटे?
प्रेम मोटर्स जो है वो भी एक कंपनी है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है। क्या है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मित्तल कॉमर्स क्लासेस एक एसोसिएशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, बट इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आ गई? मैं अपने नाम से अपनी ओन कैपेसिटी में, अपने इंडिविजुअल रिस्क में, अपनी इंडिविजुअल मैनेजरियल स्किल्स के बेसिस पर बिजनेस करता हूं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का करूं चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग का करूं। मैं एक सोल प्रोप्राइटर बोला जाऊंगा कि नहीं बोला जाऊंगा? लेकिन अब मुझे लगता है कि यार मेरी जो कैपिटल है ना उसकी एक लिमिटेशन है। बताओ सही बोल रहा हूँ ना? मेरे पास जितनी कैपिटल होगी उसकी लिमिटेशन होगी कि नहीं होगी? अच्छा, मैं अपने मैनेजमेंट की जो स्किल है मेरे पास उसको मैक्सिमम यूटिलाइज अगर कर भी लूंगा, उसके बाद भी अगर मुझे कुछ और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट डालना हो तो मैं तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि नहीं पहुंच चुका हूं? अब मुझे और भी किसी की मैनेजमेंट स्किल की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? कैपिटल के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मुझे और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? अच्छा, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे कपड़े की दुकान है, साड़ियां हो गए, बच्चों के सूट्स हो गए, मैं सब कुछ बेचने का काम करता हूँ। मेरे को एक दुकान और डालनी है, इसका मतलब आई एम एक्सपेंडिंग माई बिजनेस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ही टाइम पे दोनों दुकान पे बराबर ध्यान दे पाऊंगा? आजू बाजू नहीं, ध्यान रखना कि इधर खोल लिया इधर खोल लिया, वो नहीं, किसी और जगह मैंने खोला। मुझे एक दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या मैं किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट पे रख लूं तो मेरा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? नहीं, मैंने कहा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? क्या मुझे काम चलाना है? मुझे प्रॉफिट कमाना है कि नहीं कमाना है? अच्छा, दूसरी दुकान खोलने का बेसिक मोटिव क्या था? अच्छा प्रॉफिट कमाना था कि नहीं था? क्या वो एम्प्लॉय उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी मन और मेहनत के साथ धंधे में टाइम दे पाएगा जितना मैं दे रहा था? नहीं ना ना, उसको तो किससे मतलब है? सैलरी से। किससे मतलब है? अच्छा, आपके एक प्रोविजन स्टोर है, सोचिएगा जरा, आप ओनर हो, आप शाम के टाइम पे दुकान का शटर जो है वो डाउन कर ही रहे हो और अचानक से आपने ऑलमोस्ट डाउन कर ही लिया है, एक ताला भी लगा दिया है और एक कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, सॉरी सर प्लीज मेरे को टाइम दे दो। आप उसे बोल के भगा दोगे क्या? भाग यहाँ से, क्लोजिंग टाइम। आप बोलोगे अरे सर बैठो, क्या हुआ मैंने बंद कर लिया तो दुकान खोलने में क्या टाइम लगेगा? 1 रुपए का भी मुनाफा कमाओ, वो तुम्हारा ही होगा कि नहीं होगा? अब मैं वही क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, मालिक तो मैं हूं, कहीं बाहर गया हुआ हूं और तुम दुकान को डाउन कर रहे हो, क्या बोलोगे? सॉरी सर इट्स क्लोजिंग टाइम। डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? आप पर्सनालिटी सेम हो लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है बिजनेस में वो चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो जिस दूसरे पर्सन को मैंने अपॉइंट किया वो तो सैलरी पे काम कर रहा है, ना तो मुझे वो कैपिटल लगा के देगा और ना ही मुझे उसी इंटरेस्ट के साथ बिजनेस में काम करके देगा। क्या एक आदमी ऐसा मिल जाए जो सेम इंटरेस्ट रखता हो, सेम लॉयल्टी के साथ वो मेरे साथ काम करे, तो ऐसा पर्सन ओनर ही बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या बोला मैंने? बात समझ में आई? वो दूसरा पर्सन एम्प्लॉय नहीं बन सकता, ओनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्योंकि ओनर को अपने प्रॉफिट से बहुत लगाव होता है कि नहीं होता है? ऐसी कंडीशन में जब किसी सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस एक्सपेंशन करने में या मैनेजरियल डिसीजन लेने में थोड़ी सी उसे दिक्कत महसूस होने लग जाए या फॉर द एक्सपेंडिंग द बिजनेस वो किसी दूसरे पर्सन को अपने बिजनेस में ओनरशिप दे सकता है या दो जन मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनका बनने वाला एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप। क्या नाम देते हैं? बात समझ में आ गई बेटा? लिखना शुरू करेंगे। मैं जो भी आपको लिखवाऊंगा वो मेरे मन में से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो थ्योरी पूछी जाएगी वो समहाउ इन्हीं बुक में से पूछी जाती है। हाँ, जो टिपिकल लैंग्वेज होगी उसे मैं अपने ओन वर्ड्स में लिखवा दूंगा, ठीक है? लिखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसमें लिखो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, there are certain limitations of a sole trader, of a sole trader, SOLE space TRADER, full stop. In such type of business, only one man invest the capital
faces the risk from the business, faces the risk of the business, and controls all the affairs of the business, and controls all the affairs of the business. Full stop. But there will be a limit. But there will be a limit of capital, comma, management skills, and decision making ability, full stop. To overcome on these limitations, some persons combine and enter into an agreement. Some persons combine and enter into an agreement of a partnership. ठीक है बेटा, अब आपने एक वर्ड लिखा है एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. इस एन एग्रीमेंट वर्ड को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? हम किसी बात पर, किसी भी चीज को लेकर जब आपस में एक एग्रीमेंट कर लें, एग्री हो जाएं, किसी बात को लेकर जो तुम्हारा ख्याल है वही ख्याल मेरा हो जाए, उसे ही हम लोग एग्री होना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक बात मुझे बताओ, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो मेरा ही होगा कि नहीं होगा? अब जरा ये सोचो, अगर मेरी खुद की डिसीजन मेकिंग से मुझे प्रॉफिट होगा, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मेरे को बिलोंग करेगा, कोई लॉस हुआ तो वो लॉस मुझे फेस करना पड़ेगा. लेकिन अगर मेरे साथ साथ मेरा फ्रेंड भी उसी बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा दे, तो मेरी मन मर्जियां चल पाएंगी क्या? थोड़ी दिन चल पाएगी. तीसरे दिन तो क्या बोलेगा, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते. यस और नो? एग्रीमेंट होने का मतलब जब हम कोई आपस में मिलकर, कुछ लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, तो जिन बातों को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिन बातों को बेस बनाकर डिसीजन मेकिंग का काम होगा, वहां पर मेरा डिसीजन के अलावा उस दूसरे कंपेनियन का डिसीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंस होगा कि नहीं होगा जितना कि मेरा था. इसीलिए पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट है. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. ये लाइन मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा. अब आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखिए इसमें. अकॉर्डिंग टू the section of, according to the section 4 of Indian Partnership Act, according to section 4 of Indian Partnership Act, ACT Act, a partnership is the relation between persons. A partnership is the relation between persons who have agreed
to share the profits of a business, to share the profits of a business, relationship between the persons who have agreed to share the profits. यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, who have agreed to share the profits of a business carried on by all, carried, CARRIED, carried on by all or any of them acting for all, or any of them acting for all. एक साथ मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, व्हाट इज पार्टनरशिप. बेटा पार्टनरशिप को डिफाइन किसमें किया गया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया है बेटा. यू नो द एक्ट, मीनिंग ऑफ एक्ट, कानून का मतलब समझते हैं आप लोग? बोलिए प्लीज. अच्छा, लॉ का मतलब समझते होंगे. लॉ कोई चीज को लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए और उसका एक इकट्ठा गाइडेंस बना दी जाए, नोट्स बना दिए जाए, तो उसे एक्ट कहेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, सड़क पे अगर हम लोग चलते चलते रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं तो हमें पेनल्टी या फाइन पे करना पड़ता है कि नहीं पे करना पड़ता है? ये क्यों पे करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने वायलेशन ऑफ रूल्स कर दिया कि नहीं कर दिया? जो रोड्स पे चलने के जो रूल बने हुए हैं, उनके कानूनों को अपन को तोड़ दिया तो ही हमें वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है ना. ठीक उसी तरीके से आपने कंपनीज एक्ट का नाम डेफिनेटली सुना होगा इन योर बीएसटी सब्जेक्ट क्लास 11th. कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होती है वो कहाँ पे मेंशन है? कंपनीज एक्ट. वैसे ही एक पार्टनरशिप के बिजनेस के ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब कहाँ पे मेंशन होती है? पार्टनरशिप एक्ट में. और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया है सेक्शन 4 में. पढ़ो, देखें क्या लिखा है. अ पार्टनरशिप इज अ relation between two or a relation between persons who have to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. एक बार फिर से बोलेंगे. स्टार्ट. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट है. ध्यान रखिएगा बेटे, नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप. क्या बोलेंगे? नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप. इफ देयर इज एग्रीमेंट देयर विल बी अ पार्टनरशिप. और मैं कहूंगा इफ देयर इज ए पार्टनरशिप देयर विल बी एन एग्रीमेंट. इज दैट ओके एवरीबॉडी? किस बात का एग्रीमेंट हुआ है? उन पर्सन्स के बीच में, टू शेयर द प्रॉफिट. अब ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकते क्या? बोले सर प्रॉफिट होगा तो बांट लेंगे, लॉस होगा तो नहीं बांटेंगे. ऐसा नहीं. ऐसा क्यों नहीं लिखा गया इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? लॉसेस क्यों नहीं लिखे गए? क्या कोई बिजनेस ये चाहेगा कि उसे लॉस हो? लेकिन आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और एनपीओ का नाम सुना है कि नहीं सुना है? उनको थोड़ी पता होता है कि उनका एंड में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. हालांकि वो तो प्रॉफिट और लॉस भी नहीं बोलते, वो तो सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो किसी भी बिजनेस का अगर मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना ना होकर कोई और प्रॉफिट में कोई और मोटिव होगा तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ये कह देगा कि नहीं, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या नहीं हो सकता, पार्टनरशिप नहीं बन सकता, फिर तो तुम किसी और एसोसिएशन में जाओगे. इसीलिए डेफिनेशन में शेयरिंग द प्रॉफिट्स लिखा हुआ है. लॉस हो जाएगा वो बात अलग है. आपका इंटेंशन क्या नहीं होना चाहिए? लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट सीकिंग होना चाहिए. एक लाइन आपने आखिरी में लिखी हुई है, एक्टिंग फॉर ऑल. क्या लिखा हुआ है आखिर? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल लिखा है बेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिड ऑन बाय ऑल? बोलिए. दोनों मिलकर साथ में सहमति से डिसीजन ले रहे हैं, एक जो एक पार्टनर पूरे बिजनेस फॉर्म के बिहाफ पर डिसीजन ले रहा है. कुछ समझे? हर्ष नाम था ना आपका? हर्ष ने क्या आपने सुना बेटा इसने क्या बोला? मैंने अभी एक बात बताई थी कि एक तो मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है. ठीक है, ये 10 लाख रुपए का बिजनेस मैंने लगाया है, मेरे फ्रेंड ने भी 10 लाख का बिजनेस लगाया है. मैं भी अवेलेबल हूं, मेरा फ्रेंड भी अवेलेबल है, और हमें कोई डिसीजन मेकिंग लेना है कि या तो हमें ये गुड्स इस प्राइस पे खरीदना चाहिए या हमें इस प्राइस पे गुड्स नहीं खरीदना चाहिए. मैंने कहा फ्रेंड तू चुपचाप जाके रूम में बैठ, मैं डिसीजन ले लूंगा. ये पार्टनरशिप नहीं होगी.
क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन एकदम जीरो हो गया कि नहीं हो गया। खैर इस पे हम लोग बाद में और चर्चा करेंगे। या फिर एफ नाम मेरा फ्रेंड जो है मुझे कह दे, अरे यार तू टेंशन मत ले यार, तो जो भी डिसीजन लेगा वो मुझे क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब या तो हम दोनों जन मिलकर बिजनेस के कैरी का काम करेंगे, या फिर हमारे बिजनेस के बिहाफ पर, मान लीजिए पार्टनर ए बी सी और डी पार्टनर्स हैं, इनमें से ए क्या करता है, पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो क्या कह सकता हूं कि ए इज द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और सारे के सारे मिलकर प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन इनटू द बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनका पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल फॉर देम। सब लोग मिलकर अपने धंधे को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। एक बार दोबारा से बिना देखे, अगर आपको याद हुई है तो बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any one of them acting for all. Is that okay बेटे? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो मैं आपको ना ये फीचर का मतलब क्या होता है ये बताता हूं। आप कोशिश करोगे बताने की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर? हाँ बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स। भाई होना क्या चाहिए इसके अंदर, है ना? जैसे कि आज हम लोग जो है कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हमारे कंपनीज एक्ट में किसी भी कंपनी को बनाने के लिए जो रिक्विजिट जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पर्संस की होना जरूरी है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से एक पार्टनरशिप के फीचर कि भाई आज मेरे से ना किसी ने पूछा, आपका नाम क्या था बेटे? माधव। माधव और जो ये हर्ष है, ये दोनों जन क्या है, आपस में इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए कि नहीं हो गए। इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि यार यू आर द बेस्ट ऑल्सो एंड मैं भी बहुत अच्छा आदमी हूँ, बिजनेस टेक्टिक मेरे पास भी है, बट लेकिन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होने के कारण हम दूसरों के बजाय ज्यादा अच्छा मुनाफा नहीं कमाते। क्यों ना? तेरा नॉलेज मेरा नॉलेज, तेरे बिजनेस की कैपिटल मेरे बिजनेस की कैपिटल इकट्ठी कर लें और पार्टनरशिप में बिजनेस करें, बाकी दुनिया को हरा देंगे कि नहीं हरा देंगे? बहुत अच्छा डिसीजन है। दोनों जन किस बिजनेस में फॉर्मेशन में काम करने की सोच रहे हैं? पार्टनरशिप। ये किसके पास आएंगे? ये पढ़े लिखे होशियार आदमी के पास आएंगे कि नहीं आएंगे? और क्या पूछेंगे कि भाई हम लोग क्या करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, हमें हेल्प करो, क्या होना चाहिए? तो मैं उन्हें बताऊंगा कि भैया देखो ये पॉइंट्स जो हैं, अगर आप ये पॉइंट्स फुलफिल कर देते हो ना, देन आपके बिजनेस को हम किसका नाम दे देंगे? पार्टनरशिप। यही मैं आपको फीचर्स बोलने वाला हूं। लिखो नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स, इसमें लिखेंगे टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप at least 2 persons are required. At least 2 persons are required. But the maximum limit, of the partners in a partnership will be 50-50। हाँ जी, क्या एक पॉइंट याद हुआ आपको कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने परसेंट की जरूरत होती है? 2। अच्छा इकलौता होगा तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहां से होगी? समझ में आ गई आपको मेरी बात? एग्रीमेंट कहां बोलो? हम लोग कंपनी में इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां 100 नहीं 200 है। ठीक है, चलो आगे लिखें। अच्छा मैंने क्या बोला अभी कि मिनिमम पर्सन जो है वो कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। समझ में आ गई सभी को बात? नंबर 2 लिखो बेटा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एग्रीमेंट। लिखिए इसमें पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट।
full stop. This agreement between the partners, this agreement between the partners can be either oral, or in writing. Can be either in oral or in writing. अच्छा, what is the meaning of oral agreement? हम दोनों ने तय किया कि तेरा प्रॉफिट 1/3 होगा, मेरा प्रॉफिट 2/3 होगा. योर कैपिटल विल दिस अमाउंट, माई कैपिटल विल बी दिस अमाउंट. तेरे को बिजनेस से हर साल 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन मिलेगा, मेरे को बिजनेस से हर साल 5,000 का रेम्यूनरेशन मिलेगा. ओके डन. इसने कहा डन. एग्रीमेंट हो गया. ये कौन सा एग्रीमेंट है? ओरल एग्रीमेंट. लेकिन जब हम इन सभी बातों को, जिन बातों को लेकर हम हमारे बिजनेस को आगे सस्टेन करेंगे, इनको अगर हम लिख लें तो ये हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे कंटिन्यूएशन में लिखें, दिस रिटर्न एग्रीमेंट is called partnership deed. This return agreement is called partnership deed. नंबर 3rd पॉइंट लिखेंगे बेटा, existence of a business and profit motive. Existence of a business and profit motive. लिखिए, a partnership can be formed for the purpose of carrying on some business. The motive of such business should be profit. अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मेरे को अकाउंट्स ठीक ठाक आती है, मेरे फ्रेंड को मैथ्स ठीक ठाक आती है, तो हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं दूसरे के लिए कि मैं इसकी किस में हेल्प कर दूंगा एग्जाम से पहले, अकाउंट्स में, और ये मेरी किस में हेल्प कर देगा, मैथ्स में हेल्प कर देगा. अब क्या हुआ, हालांकि ये मजाक है, इसको मजाक के तौर पे लेना ताकि समझ में आ जाए. पहले किस सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ्स का पेपर था. इसने मेरी पूरी मदद कर दी, खूब अच्छे से मुझे पढ़ा दिया, और अब 4 दिन बाद में किसका पेपर आएगा? अकाउंट्स का. मैंने मैथ्स तो बहुत अच्छे से पढ़ ली, इसने मेरी बहुत अच्छी से हेल्प कर दी. अब किसका टर्न आया पढ़ाने का? मेरा टर्न आएगा कि नहीं आएगा? इसने कहा ला मुझे पढ़ा दे. मैंने कहा सॉरी, मुझे मैथ्स तो आती नहीं थी, मुझे क्या नहीं आती? अकाउंट्स भी नहीं आती. तो हमारे बीच में जो अपन ने एग्रीमेंट किया था, क्या वो पार्टनरशिप एक्ट में कवर रखता है क्या? बोलो. ये क्यों लगता है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में तो फीचर में क्या दिया हुआ है कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है किसी भी काम को करने में, उसमें वो किस काम का होगा? बिजनेस करने का होगा. क्या करने का होगा? बिजनेस. और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ एक दूसरे से प्रॉफिट कमा रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है? कोई बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन या प्रोवाइडिंग, रेंडरिंग द सर्विसेज हो रहा है? नो सर. बात समझ में आई? कितने पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए? 3. नंबर 1, 2 और मोर पर्सन. एटलीस्ट कितने पर्सन? 2. मैक्सिमम एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में. ये किस में हो सकता है? ओरल और राइटिंग. अच्छा, राइटिंग हो गया तो क्या नाम देंगे? एक बात बताओ ना, व्हाट विल यू रेकमेंड, ओरल या राइटिंग? तो लिखी हुई बात फ्यूचर में काम में आ सकती है कि नहीं आ सकती है. ठीक है. तीसरा क्या हो गया बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. 4th लिखेंगे बेटे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है पता है? पार्टनरशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? साझेदारी.
क्या कहते हैं पार्टनरशिप को? साझेदार। साझे का मतलब होता है आपस में बांटना। तो अगर कोई बिजनेस में प्रॉफिट केवल एक ही पर्सन को जाएगा तो क्या हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे? क्या नहीं होगा ना। लिखो, इन पार्टनरशिप बिजनेस any profit or loss has to be distributed. Any profit or loss has to be distributed among the partners. Has to be distributed among the partners in agreed ratio. In agreed ratio. Such ratio is known as profit or loss sharing ratio. बेटा फ्यूचर में मैं कभी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो ना बोलते हुए शॉर्ट में अगर पीएसआर बोल दूं तो आप समझ जाओगे ना। सपोज वी आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन, मैंने कहा कि जरा पीएसआर देख के बताना, तो आप समझ जानेगा कि सर रेशियो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चे लोग, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट? जो आपके लिए आपका कोई काम करता है और बदले में आपसे कोई रेम्यूनरेशन रिसीव करता है, उसे ही हम लोग एजेंट कहते हैं ना बेटे। आपने मुझे अपना मकान बिकवाने के लिए काम सौंपा, तो मैं आपके लिए काम करूंगा। आपका वो काम मैं जो करूंगा वो मेरी मन मर्जी का रेट होगा, वो लगा दूंगा क्या? मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे जो इंस्ट्रक्शन दोगे, आप प्रिंसिपल हो गए मेरे, यू विल गिव मी द इंस्ट्रक्शन, यू विल गिव मी द डायरेक्शन, मैं आपके डायरेक्शन को फॉलो करूंगा, तो मैं तो हो गया आपके लिए एजेंट और आप मेरे लिए क्या हो गए? प्रिंसिपल। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होते हैं। कैसे? हम लोगों ने एक बात अभी सीखी थी, दैट बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सोचिएगा जरा, मिस्टर ए, बी एंड सी, ये दोनों जन जयपुर में किसी एसोसिएशन, किसी कपड़े की दुकान में तीनों पार्टनर हैं और पार्टनरशिप के बिजनेस में ये लोग इन्वॉल्व हैं। मान लीजिए ए और बी को किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है, या फिर किसी भी रीजन से वो अभी फिलहाल 15-20 दिन से पार्टनरशिप बिजनेस में अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सी जो है वो इन 15 दिनों के दौरान ए बी सी के लिए काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ध्यान से सुनना बेटे, इस 15 दिनों में पार्टनरशिप फॉर्म ने जो प्रॉफिट है वो सपोज 1 लाख रुपीस का अर्न कर लिया। कितने दिनों में? उन 15 दिनों में जब ए और बी क्या नहीं थे, पार्टनरशिप के बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। मान लीजिए टोटल पूरे साल भर का प्रॉफिट पार्टनरशिप का सपोज बेटा कितने रुपए का हुआ है? 10 लाख। ठीक है, क्या सी ये बोलेगा कि इस 10 लाख में से पहले वो 1 लाख रुपए लेस कर दें जो कि तुम दोनों की एब्सेंस में धंधे को चलाकर मैंने कमाए थे? अच्छा, सी की जगह आके देखो, अगर उसको प्रोविजंस नहीं पता हो तो सी का सोचना सही है कि नहीं? नॉर्मली सोचे, उसके बिहाफ पे आके सोचे तो, है ना। लेकिन बताइए सी के साथ एक दिक्कत क्या हुई? वो ये भूल गया कि उसने ये बिजनेस अपने इंडिविजुअल नेम और अपनी कैपेसिटी में थोड़ी कमाया है। कस्टमर किसकी शॉप पे आ रहे हैं? सी की शॉप पर आ रहे हैं कि एबीसी की शॉप पर आ रहे हैं? समझ में आ रही है कि आपको मेरी बात? तो जो भी प्रॉफिट सी ने अपनी कैपेसिटी में पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप की एसेट्स, पार्टनरशिप के नेम एंड फेम को लेकर कमाया है, तो ये समझ लीजिएगा कि कोई 1 लाख नहीं, कोई 9 लाख नहीं, पूरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ही तीनों पार्टनर्स एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इसी दौरान क्या हो गया होता? लॉस। क्या हो गया होता? तो क्या ए और बी ये कहते कि इस 1 लाख रुपए को तो तू बियर कर, हम तो बाकी का प्रॉफिट बियर करेंगे, बिकॉज एट दैट मोमेंट वी वर नॉट इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बिजनेस। ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब सी
is the principal of ABC partnership firm and as well as agent of the ABC partnership firm. Tell me yes or no. पक्का ध्यान रहेगा बेटे, है ना? लिखो इसमें. In case of partnership, each partner, पार्टनरशिप में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं अपन लोग? पार्टनर्स का नाम देते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ईच पार्टनर इज एन एजेंट as well as a principal of the firm. इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पार्टनर यहां पे सी था वो अपने किसी भी एक्ट से बाकी फर्म के दोनों पार्टनर को बाइंड कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं ना. कितने पार्टनर? ए बी सी. बी और सी तो जयपुर में रह गए, ए किसी और कंट्री में अपने पार्टनरशिप के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या कोई बढ़िया बिजनेस लाने के लिए चला गया. उसको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लगा, मन में लालच आ गया, ये तो मेरी एबिलिटी का नतीजा है, भले ही उसकी एबिलिटी का नतीजा हो बेटा, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का फीचर क्या कहता है कि जो भी तेरे एक्ट के कारण जो भी फर्म को आउटकम आएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तेरा नहीं है भैया, वो सब फर्म का है. पक्का समझ में आ गई मेरी बात? और आगे लिखें, आखिरी पॉइंट है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. इसमें डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, आराम से बाद में लिखाऊंगा, जब मैं आपको कंपनी के बारे में पढ़ाऊंगा तब डिटेल में कभी याद दिलाना मेरे को, मैं लिखवा दूंगा, ज्यादा जरूरी नहीं लिखना. वैसे एक सिंपल सी बात समझा देता हूं आपसे. पहले 11th क्लास के बारे में थोड़ा सोचो. आप लोग पढ़े होंगे कंपनी, उसमें एक डेफिनेशन में जरूर सुना होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी. करेक्ट है. एक कंपनी के पास इतनी एसेट्स नहीं है कि वो प्रेजेंट में जो उसकी लायबिलिटीज का ऑब्लिगेशन है उसको पे ऑफ कर पाए. तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है कि नहीं हो गई है? क्या उस कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को ले जाकर पे ऑफ करके पैसा ले पाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंपनी अलग थी. नो क्रेडिटर कैन रीच टू द शेयर होल्डर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज. बट पार्टनरशिप इज नथिंग बट इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन. दो पार्टनर थे ए और बी, बी डाइड, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई. क्या अकेला पर्सन ए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनेगा क्या? उसका बिजनेस अपने आप ही सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर दोनों जन की क्या हो गई? डेथ. तो क्या पार्टनरशिप चलती रहेगी क्या? नहीं. लेकिन आपको पता है कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स में लीव द कंपनी बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी will be remain. कंपनी चलती रहेगी. किसी एक देश में अगर सब पर्सन मर भी जाए ना तो भी उस कंपनी में जो उस देश में जो कंपनी को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया था वो चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनी थी. लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है. और आपको पता भी होगा या नहीं पता, मैं बता देता हूं, अगर पार्टनरशिप फर्म की असेट्स 10 करोड़ रुपए की हो और लायबिलिटीज 9 करोड़ रुपए की हो, तो डिफरेंस अमाउंट जो 1 करोड़ रुपए का बचा है वो किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिल जाएगा. लेकिन असेट्स हो 10 करोड़ की और लायबिलिटी हो 12 करोड़ की, तो पार्टनरशिप फर्म की जो असेट्स हैं क्या वो सफिशिएंट है लायबिलिटी को पैसा चुकाने में? नो. कितना पैसा कम बचा? वो क्रेडिटर्स जो है ना वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बाजार में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. समझ में आई आपको मेरी बात? चलिए एकदम मुझे सही ट्रू जवाब दीजिएगा. जो भी अपन ने आज डिस्कस किया छोटा मोटा वो समझ में आया बेटा? हम कोशिश करेंगे कि हर एक लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्चुअल थोड़ा फोकस करें. एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं. हमारा पार्टनरशिप होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, देख के बोल सकते हो चाहो तो, who have agreed to share the profit of a business which can be carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है बेटा? पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन
एग्रीमेंट. व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? नंबर 1 देख के बता सकते हो. मैक्सिमम कितने पर्सन्स होंगे? एटलीस्ट 2. सेकंड कौन सा था? किस फॉर्म में हो सकता है? आप क्या रेकमेंड करेंगे? रिटर्न. रिटर्न एग्रीमेंट को क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप भी. वेरी वेल. आगे क्या लिखा है? वो मेरा एग्जाम्पल ध्यान है क्या? तो मैथ्स पढ़ा दे, मैं अकाउंट्स पढ़ा दूंगा. इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज नॉट एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. वहां पर क्या होना चाहिए? बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए. और उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट. क्या यहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी थी? क्या मोटिव था? नो सर. दो जन पार्टनर्स ने मिलकर ऐसा सोचा कि हम पार्टनरशिप में लोगों की सेवा करेंगे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप नहीं होगा. उनको हम लोग एनपीओ का नाम देंगे. क्या नाम देंगे? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और नेक्स्ट कौन सा था बेटे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. क्या प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है? यस. एग्रीड रेशो में होना जरूरी है. आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सपोज देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, देन व्हाट विल बी द प्रोविजंस. तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल हमें ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के बीच, पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो और पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहता है. समझे मैंने क्या कहा आप लोगों को? मुझे एक एग्जांपल देके बताना. मैंने और हर्ष ने बिजनेस स्टार्ट किया है. हमने 3:2 में ओरली क्या कर लिया था? ओरली एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/5 मैं लूंगा, 2/5 हर्ष ले लेगा. समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बाद में 3 साल बाद हर्ष ने बोला नहीं सर, मैं तो इक्वल प्रॉफिट का पार्टनर बनूंगा. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो. अब कोर्ट में केस चल रहा है. कोर्ट का जो आउटकम आएगा वो किसके फेवर में आ जाएगा? मेरे फेवर में. क्यों? सॉरी, किसके फेवर में आएगा? हर्ष के फेवर में. ये क्या कह देगा कि अगर तुम्हारे बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, या तो तुम बाहर जाके सुलझा लो भैया, दोनों जने आराम से प्रेम से बैठ जाओ, डिसाइड कर लो, 3:2 ही कर लो, जो करना है वो कर लो. लेकिन अगर लीगली जाना चाहते हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल अप्लाई होगा और वो ये कहेगा इक्वल. क्या कहेगा? इक्वल. तो अगर एग्रीड रेशियो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इक्वल हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. क्या हम इसे पीएसआर बोल सकते हैं बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगला पॉइंट कौन सा पढ़ा अपन ने? एग्जाम्पल समझ में आया? 15 दिन तक ए और बी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं थे. 15 दिनों का प्रॉफिट आया फर्म का 1 लाख रुपए, और टोटल ईयर का प्रॉफिट था 10 लाख रुपए. क्या 9 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन एबीसी में होगा और केवल 1 लाख है केवल सी को जाएगा? नो, बिकॉज C is the agent of ABNC and he is the principal of ABNC. बाकी के पार्टनर किसी पार्टनर को अपनी एक्ट से बाइंड कर सकते हैं, तो कोई इकलौता पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, वो मैंने भी आपको समझा दिया था. समझ में आया बेटा? कल हम लोग इसमें आगे के जो टॉपिक है वो कल और डिस्कस करेंगे.